हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आप इसमें अच्छा अंक स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देख सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। मतलब अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आखिरी के प्रश्न हैं वो 3 से 6 अंक आपको एग्जाम में दिलाएंगे, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। उसी में से दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 3 से 6 अंक वाले उन्हें मिस मत कीजिएगा, वरना आप लोग दोस्तों चूक जाएंगे। ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो ये एक असीमित राज्य तंत्र था। ठीक। दूसरा प्रश्न है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो जो सिंहली लोग थे वो बहुसंख्यक वर्ग थे, बहुसंख्यक में आते थे। सिंहलियों का सबसे ज़्यादा आबादी था। ठीक है। सिंहलियों की आबादी टोटल 74% थी, उसके बाद तमिलों की थी। देखिए, फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। तो दोस्तों कपास की खेती काली मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है और काली मिट्टी गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोवान बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क की थी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ था। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्रक है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, ये कृषि क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। कृषि क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो ये हुआ था 1789 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। सब विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो बताइए अगर आपको पता है तो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पे हुई थी और इसका मुख्यालय भी वहीं पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो याद रखना है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार जिसे WTO बोलते हैं इसकी स्थापना हुई थी। ओके, याद रखना है। फिर 3 से 6 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत की तो कई मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, गन्ना, चना, चावल, ये सारी की सारी फसलें मुख्य फसलें हैं भारत की। और वैश्वीकरण क्या है ये सब मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दोस्तों आपके लिए सुंदर हैंड राइटिंग के साथ लिख कर लाया हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। इसका आंसर अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण, अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है।
अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विश्व के विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। मतलब कि वे एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, एक दूसरे में वो समाहित हो रहे हैं। ठीक है, विभिन्न देशों में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। दोस्तों देखो, विश्व में इतनी तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है, एक देश दूसरे देश से इतनी जल्दी कांटेक्ट में आ रहा है, इसका संबंध इतना दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। यही तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, यही तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। एकीकरण का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण कारक जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इनके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो एग्जाम में आ जाए तो लिख देना, ठीक है, और अच्छा रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स दिलाएगा आपको पेपर में। भारत में फसल को बोने के समय के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ये 3 प्रकार की फसलें हैं। ठीक है, यह मानसून के आगमन में बोई जाती है। मानसून का आगमन कब होता है? जी हाँ, जून जुलाई में मानसून का आगमन होता है, तब ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसका उदाहरण है चावल, गन्ना, तिलहन आदि। उसी प्रकार रबी की फसलें हैं, ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, काटी जाती हैं मार्च अप्रैल में। उदाहरण है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। ठीक है, जायद की फसल देख लीजिए, यहाँ पे लिखी हुई है, यह फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका उदाहरण नहीं लिखा है ना, तो इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे तरबूज, खरबूज। ठीक है, यही सब हैं जायद की फसलें। कुछ फसलों के बारे में आपको टिप्पणी करनी है, उनका उल्लेख करना था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बार आप लोग पुनः क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखिए। भारत की मुख्य फसलों में सबसे पहले नंबर पे आता है चावल या धान। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए, इसकी कृषि के लिए अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, इस फसल को उगाने के लिए वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। भारत के अधिकांश भाग में उगाई जाने वाली फसल है। सबसे अधिक भागों में भारत में ये फसल उगाई जाती है। इसके उत्पादन हेतु प्रमुख राज्य, जो इसके उत्पादन हेतु प्रमुख राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है एवं पंजाब है। दोस्तों, वो कौन सा राज्य है जिसमें चावल की अच्छी खेती के कारण उसको चावल का कटोरा कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर पता है तो। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। फिर देखिए दूसरे नंबर पे है गेहूँ। इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, ठंडा वातावरण और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है इसकी कृषि के लिए। तभी आप लोग देखते हैं ना कि ये फसल गेहूँ की जो होती है ये जाड़े के मौसम में बोई जाती है, इसकी खेती जाड़े के मौसम में की जाती है। ओला एवं तूफान इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और इसकी कृषि हेतु सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसके उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में सेकेंड रैंक है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है आपका, प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार एवं मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। और ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भी उत्तर प्रदेश ही है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आपको 1 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन। फिर तीसरी फसल है आपकी कपास, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। जितनी भी फसलें दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम तापमान की आवश्यकता, काली मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका,
कपास की कृषि के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान उच्च होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप लोग देखते होंगे ना कि गुजरात में बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है और वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तापमान रहता है, जैसे राजस्थान हुआ और गुजरात हुआ। इसीलिए वहाँ पे कपास की कृषि होती है। उच्च तापमान वहाँ पे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। ठीक है, ये फसल है कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है कपास के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, कपास के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आगे भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।